रामपुर नाम के एक गांव में सुधा नाम की एक औरत अपने पति बिरजू के साथ रहती थी। उनका अपना एक प्याज का खेत था। पैसा कमाने के लिए बिरजू दिन भर मजदूरी करता था और सुधा अपने खेत में प्याज की खेती करके उन्हें बाजार में बेचा करती थी। 60 रुपए किलो है भैया, बोलो आपको कितने किलो चाहिए? क्या कहा? 60 रुपए किलो? लेकिन बगल वाली दीदी तो सिर्फ 50 रुपए में 1 किलो दे रही है। तो आप उनसे महंगे प्याज क्यों बेच रही हो? मेरे खेत की उगी प्याज और उसके खेत की उगी प्याज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपने खेतों में महंगी वाली खाद डालती हूँ जिससे प्याज एकदम मीठी मीठी उगती है। बाकी आपकी मर्जी, आपको वो सस्ती प्याज लेनी है तो आप ले लीजिए। पर वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। बस भी करो बहन जी। कितनी बातें बनाओगी? अच्छा अच्छा, रुको रुको, ये लो 50 रुपए में ही ले जाओ, लेकिन किसी को बताना मत, वरना मेरी ग्राहकी खराब हो जाएगी। तभी सुधा मन ही मन सोचती है, जब ये विमला अपना प्याज का ठेला नहीं लगाती थी तो मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती थी। जो मर्जी दाम मैं ग्राहकों से मांगती थी वह उन्हें देना ही पड़ता था। लेकिन ये इतनी सस्ती प्याज बेचती है कि इसके चक्कर में मुझे भी सारी प्याज सस्ती बेचनी पड़ती है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो गरीबी में ही मर जाऊंगी। मुझे इसकी दुकानदारी बंद करवाने का कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही होगा। अब सुधा शाम को घर जाती है और अपने पति बिरजू से कहती है, सुनिए जी, हमें कोई तरकीब निकालकर इस विमला के प्याज के व्यापार को बंद करवाना होगा। अगर ये इसी तरह बाजार में प्याज बेचती रहेगी तो लोग सस्ते दाम पर प्याज खरीद लेंगे और मैं महंगे दाम पर प्याज नहीं बेच पाऊंगी। इसकी वजह से मेरी सारी बिक्री आधी हो गई है। तो तुम चिंता क्यों करती हो? यह अपने जिस खेत में प्याज उगाती है, हम उस खेत में दवाइयां छिड़क देंगे, जिससे इसकी प्याज की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मौका पाकर अब सुधा और बिरजू विमला के प्याज के खेत में जाकर उसकी फसल को खराब करने वाली दवाई छिड़क देते हैं, जिससे विमला के खेत की प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है और वह बाजार में प्याज बेचने के लिए जा ही नहीं पाती। क्या बात है बहन जी। आजकल विमला बहन प्याज नहीं भेजती और इस बात का फायदा उठाकर आप बहुत मुनाफा कमा रही हो। जब विमला थी तो वो हमें सस्ते में प्याज देती थी, लेकिन आप तो भाव तोल में 1 रुपया भी कम नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कम से कम मुनाफे में ही प्याज बेचती हूँ। आजकल खेती करना बहुत महंगा हो गया है। खाद से लेकर हर चीज बहुत महंगी आती है। अब अपना घर चलाना है तो थोड़ा बहुत महंगा तो बेचना ही पड़ेगा। धीरे धीरे सुधा की प्याज की मांग बढ़ने लगती है और उसे महंगे दाम में प्याज बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगता है। तभी वे एक दिन घर जाते समय विमला को उसके खेत में प्याज के बीजों को बोते हुए देखती है और अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। अरे वाह विमला, लगता है तुम फिर से प्याज की खेती कर रही हो। मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम्हारी फसल खराब ना हो और तुम भी प्याज को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सको। हाँ सुधा बहन, हमारे घर में तो बस एक रिंकी के पापा ही कमाने वाले हैं। पहले मैं प्याज बेचकर उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी, लेकिन पिछली बार जो फसल बर्बाद हुई उस वजह से हमें बहुत तंगी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार मैं अपनी फसल का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, अच्छी तरह उगाओ। मुझे घर जाकर खाना बनाना है। अब मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। अब सुधा अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने घर जाती है, जिसे देखकर उसका पति बिरजू उससे कहता है, क्या हुआ भाग्यवान? आज तुम्हारी कमाई अच्छी नहीं हुई क्या? अभी जब मैं बाजार से घर आ रही थी तब मैंने विमला को प्याज की फसल उगाते देखा। अगर उसकी फसल अच्छी उग गई तो फिर मुझे उसी चक्कर में सस्ती प्याज बेचनी पड़ेगी। तो तुम चिंता क्यों करती हो? पिछली बार की तरह हम इस बार भी उसकी फसल में दवाइयां छिड़क देंगे। जब फसल उगेगी ही नहीं तो वो बाजार में क्या बेचने जाएगी? नहीं, इस बार मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे वह फिर कभी प्याज की फसल उगाने के बारे में सोचे ही ना। क्या मतलब? अब क्या चल रहा है तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में? मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार इसकी फसल उगने दो।
जैसे ही इसकी फसल उगेगी ना, वैसे ही मैं इसके खेत में आग लगा दूंगी और इसकी सारी फसल जलकर राख हो जाएगी। उसके बाद ये फिर कभी फसल उगाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। कुछ महीने बीत जाते हैं और महीनों के इंतजार के बाद विमला के खेत में प्याज की फसल बहुत ही अच्छी तरह उग जाती है। अपनी फसल को इस तरह हरा भरा देखकर विमला बहुत खुश होती है। तभी सुधा उसे देखकर मन ही मन कहती है, तुझे जितना खुश होना है ना, हो ले, क्योंकि कल तेरी ये सारी खुशियां आंसुओं में बदलने वाली हैं। अरे सुधा दीदी, ये देखिए मेरी फसल कितनी अच्छी तरह उगी है। कल से मैं भी बाजार में आपके साथ प्याज बेचने चलूंगी और हमारे घर में इतने समय से पैसों की जो तंगी चल रही है वह भी अब दूर हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में पैसों की कोई तंगी ना रहे और तुम इन प्याज को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाओ। चलो, मैं तो चली बाजार में अपने प्याज बेचने, कल तुम भी आ जाना। विमला तो बहुत ही प्यार से सुधा से अपनी खुशी जाहिर करती है, लेकिन वह बेचारी ये नहीं जानती थी कि विमला मन ही मन उसका कितना बुरा चाहती है। विमला दीदी, मैंने सुना है कल से सुधा दीदी भी बाजार में अपना प्याज का ठेला लगाएगी। हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन देखते हैं कब लगाती है वह अपना ठेला। लगाती भी है या नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा। अब सुधा शाम को अपने घर जाती है और अंधेरा होते ही अपने पति के साथ जाकर विमला के खेत में आग लगा देती है और दबे पांव छुप छुप कर जल्दी से अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है। हो गया अब तो कल्याण। अब कल सुबह उठकर वह अपना खेत देखेगी तो उसका रोता हुआ चेहरा देखकर मेरे मन को तो बहुत खुशी मिलने वाली है। चली थी मेरी दुकानदारी खराब करने, अब भुगतेगी। विमला के खेत को आग लगाकर सुधा बहुत खुश होती है और अगले दिन अपने खिलखिलाते चेहरे के साथ प्याज बेचने बाजार में जाती है। लेकिन बाजार में विमला को प्याज बेचता देखकर सुधा के होश उड़ जाते हैं। कल रात को ही तो मैंने इसके खेत को आग लगाकर जला दिया था, तो फिर ये इतनी सारी प्याज बेचने के लिए कहाँ से आ गई? कैसे हो सुधा दीदी? देखो मेरे खेत में कितनी अच्छी प्याज की फसल हुई। अब हर रोज मैं भी पहले की तरह बाजार में प्याज बेचूंगी। विमला की बातें सुनकर सुधा उसके सामने खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके मन में पूरा दिन बस यही चलता रहता है कि खेत को जलाने के बाद भी विमला का खेत सुरक्षित कैसे बच गया। आज विमला की वजह से सुधा को भी सस्ते दाम पर प्याज बेचनी पड़ती है और हर दिन के मुकाबले आज उसका मुनाफा भी कम होता है। शाम को वह घर जाकर अपने पति से कहती है, लगता है कल रात हमने विमला के खेत में जो आग लगाई थी वह किसी वजह से बुझ गई, इसीलिए उसकी सारी फसल सुरक्षित रह गई। लेकिन आज हम कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे ही सब अपने घरों के अंदर चले जाएंगे ना, वैसे ही हम विमला के खेत में पहुंच जाएंगे। अंधेरा होते ही सुधा और उसका पति बिरजू फिर से विमला के खेत को नुकसान पहुंचाने के लिए उसमें आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही फसल में आग लगनी शुरू होती है वैसे ही विमला के खेत में एक सुनहरे रंग की रोशनी होती है और एक सुंदर सी परी सुधा और बिरजू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और खेत में लगी आग अचानक से शांत हो जाती है। ये कौन है जी? कहीं इसने हमें खेतों में आग लगाते हुए देख तो नहीं लिया? और अचानक ये आग शांत कैसे हो गई? और ये कहाँ से आई है? मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये आग अचानक कैसे शांत हो गई और मैं कहाँ से आई हूँ। तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती? बेचारी विमला इतनी मेहनत करके अपनी प्याज की फसल को उगाती है और तुम हर बार उसकी फसल को बर्बाद कर देती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस फसल को बेचकर उसके घर का खर्च चलता है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? इंसान को लालच में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए जितनी तुम हो गई हो, जिसे अपनी आंखों पर बंधी लालच की पट्टी के कारण किसी दूसरे की मेहनत और मजबूरी भी नजर नहीं आ रही। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें ये दंड देती हूँ कि आज के बाद तुम अपने खेत में जो भी फसल उगाओगी वह हमेशा खराब हो जाएगी, तभी तुम्हें अपनी गलती का अच्छे से एहसास होगा। इतना कहकर वह परी वहां से गायब हो जाती है और अगले दिन सुबह अपने खेत को जब वह देखती है तो उसकी प्याज की सारी फसल खराब हो जाती है,
जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपने खेत में कई महीनों तक प्याज उगाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उसकी फसल किसी न किसी कारण खराब हो जाती थी। सुधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह विमला के पास जाकर उसे अपनी गलती की माफी मांगती है। विमला, मुझे माफ कर दो। मैंने पैसों के लालच में अपने आप को अंधा बना लिया था। मैं चाहती थी कि बाजार में मेरे अलावा कोई प्याज ना बेचे, लेकिन तुम भी प्याज की खेती करती थी और बाजार में सस्ते दाम पर प्याज बेचती थी। इसीलिए तुम्हारी वजह से मुझे भी लोगों को सस्ते दाम में प्याज बेचनी पड़ती थी। लेकिन मैंने सोचा, अगर तुम्हारी फसल ही खराब हो जाएगी तो तुम बाजार में प्याज बेच ही नहीं पाओगी। इसीलिए मैंने तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर दी। लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मुझे सबक भी मिल चुका है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सुधा के मुंह से ये बातें सुनकर विमला को झटका लगता है, लेकिन वह अपना बड़ा दिल रखकर सुधा को माफ कर देती है और उस दिन से सुधा का प्याज का खेत फिर से लहलाने लगता है और वह बाजार में विमला के साथ मिलकर सस्ते दाम पर प्याज बेचना शुरू कर देती है और अपना लालच छोड़कर ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करती है। नहीं माँ, तुम आज मुझे कितना भी समझा लो, लेकिन नहीं तो नहीं। मेरी तबीयत खराब हो जाए या मैं मर जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, शिवानी बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम कितना भी कह लो बिटिया, जब से हम ब्याह कर इस घर में आए हैं कितने साल हो गए, हमें भी यही बात बोलते बोलते, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अरे तुम लोग क्या कुछ नया काम कर रही हो? हम भी तो बचपन से यहीं गांव में ही रह रहे हैं और ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। चलता नहीं रहता दादी, चला रहे हो। जमाना कितना आगे निकल गया है, लेकिन आप लोग अभी तक वहीं पर ही बैठे हुए हो, और वो भी बस इन सब चीजों के लिए। बाकी सब चीजों में बदलाव आप लोगों को मंजूर है, लेकिन इस चीज में नहीं। कभी सोचा है दादी, आप एक औरत होकर भी हमारी परेशानी को नहीं समझ रही हो? जब घर की औरतें ही हमारी बात नहीं समझ रही तो फिर हम जाकर कहाँ माथा मारे। दरअसल कल हिमानी और शिवानी सुबह सुबह खेतों में शौच के लिए गई थी। वहीं खेतों में दुबकी हुई लोमड़ी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तब तो दोनों बहनें किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल आईं। लेकिन ये सब होने के बाद में जो डर उनके अंदर आ गया, वो अपनी दादी और माँ को समझा रही थी। पर माँ अगर बात को समझ रही थी तो दादी इसके बिल्कुल खिलाफ थी। गांव में शौचालय हमेशा जंगलों को ही बनाया गया या फिर खेतों को। पहले सुबह सुबह सब औरतें आदमी अलग अलग जगहों पर शौच आदि के लिए जाते थे, और आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर ये परंपरा चली आ रही है। हिमानी और शिवानी के गांव में भी ये प्रथा आज तक चल रही है, लेकिन बदलाव भी देखने को मिल रहा है। गांव के कुछ घरों में टॉयलेट बना दिए गए हैं, और खासकर आज के माहौल को देखकर, जहां लड़कियों के साथ ज्यादा ही भेदभाव हो रहा है। और आज सुबह सुबह शिवानी ने शौच के लिए बाहर जाने से मना कर दिया। हिमानी ने भी इसमें उसका साथ दिया, पर दादी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। तभी राम भरोसे घर आता है। सुबह सुबह घर में ये मनहूसियत क्यों फैला रखी है? कितनी बार कहा है, अब तो गांव में भी सब लोगों ने अपने घर में शौचालय बना लिया है। सुनो जी, हमारी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, अच्छा नहीं लगता है इस तरह बाहर जाना। आप किसी तरह एक शौचालय घर में बनवा दो। शौचालय बनवा दो, शौचालय बनवा दो, शौचालय बनवा दो। अरे फ्री में नहीं बनता शौचालय, काफी खर्चा आता है उसमें। यहाँ 2 रोटी पेट में गिर जाए वही बहुत है, फिर बाहर जाने में क्या दिक्कत है? आधा गांव बाहर जाता है। आधा गांव कुएं में गिरेगा तो क्या हम भी गिर जाएं? जब भी मैं ये बात उठाती हूँ आप हमेशा पैसों को रोने लग जाते हो। कभी इस घर की औरतों की भी दिक्कत समझ लो। सुबह सुबह कलेश करने की जरूरत नहीं है, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम लोगों को जो ठीक लगे करो। उधर शिवानी और हिमानी दोनों बहुत तेज दर्द से वहीं बैठी हुई रोने लगती हैं। तब उसकी माँ को कुछ सुझाई नहीं देता और वो गांव में अपने घर से कुछ दूर अपने पड़ोसी के यहाँ जाती है, जिनके घर में अभी अभी नया टॉयलेट बना था। दीदी, आज बच्चियां बहुत परेशान हैं, आप हमारी परेशानी समझ सकती हो। क्या वो दोनों आप लोगों का शौचालय इस्तेमाल कर सकती हैं? देख, अभी घर में कोई नहीं है, इसलिए जल्दी से उन दोनों को यहाँ भेज दे। तुझे पता है ना मेरे घर वाले सब कैसे हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा।
शिवानी की माँ खुश होकर दोनों बेटियों को उनके घर भेज देती है। वहां से आने के बाद दोनों बहनें, माँ, आज मैं बाबा से 2 टूक बात करने वाली हूँ। अगर हम गलती से किसी लड़के से बात करते हुए नजर आ जाए तो बाबा की इज्जत चली जाती है, हमारे ऊपर हाथ उठाने लगते हैं, हमें बातें सुनाई जाती हैं। लेकिन जब सुबह सुबह उन्हीं लड़कों के बीच में से गुजरते हुए हम लोग खेतों तक जाती हैं, तब बाबा को अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी महसूस नहीं होती ना। अगर घर में टॉयलेट नहीं हो सकता तो बाबा से बोलो पैदल ही इधर उधर जाए करे, मत इस्तेमाल करो साइकिल। बस उन्हें इधर उधर आने जाने के लिए सहूलियत चाहिए, पर हम लोग कुछ भी ना करें। अब तुम दोनों क्यों चीख चिल्ला रही हो? तुम्हारा काम तो हो गया ना, अब मेरा सर खाना बंद करो। थक गई हूं मैं तुम लोगों की लड़ाई देख देख कर। तुम लोग कहने से बाज नहीं आती और तुम्हारा बाप सुनता नहीं। अच्छा तो माँ, तू ही बता, क्या हम गलत बात पर लड़ाई कर रहे हैं? जानती हूं, समझती हूं, पर कुछ नहीं कर सकती। फिर दोनों बहनें अपने स्कूल को चली जाती हैं। कभी कभी वे दोनों सोचती भी हैं कि हम दोनों स्कूल जल्दी आकर यहीं शौच के लिए आ जाए। पर गांव का स्कूल 10 बजे शुरू होता था। जब भी चुनाव होते तो नेता लोग आकर गांव में बड़े बड़े भाषण देते, शौचालय बनवाने की बातें करते हैं। और जैसे ही वो लोग जीत जाते तो वो भूल जाते कि वो गांव वालों से क्या क्या वादे कर इस कुर्सी पर बैठे हैं। पर दोनों बहनें घर में शौचालय बनाने की बात करने वाली थी। अगले दिन सुबह, आज तुम दोनों को शौच के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। रोज रोज मैं किसके घर का दरवाजा बजाऊं? तुम दोनों साथ ही तो जाती हो, फिर क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत तो कुछ नहीं है राम भरोसे। तेरी लड़कियां नए जमाने के पढ़ लेकर पैदा हुई हैं, इन्हें तो शौचालय घर में ही बनवाना है। अरे हम लोग भी बचपन से जाते जाते बुढ़ापे तक आ गए, हमें तो आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। झूठ बोल रही हो दादी, मैं मान ही नहीं सकती कि एक औरत होकर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और अगर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को भी दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। बाबा, आपको शौचालय बनवाना ही पड़ेगा। आज के बाद हम दोनों कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। वक्त बदल रहा है। सुबह सुबह गांव के लड़के खेतों की पगडंडियों पर खड़े रहते हैं या भागते दौड़ते हैं। उनके बीच में से शौचालय के लिए जाते हुए हमें बहुत शर्म आती है। और उस सुबह तो उस लोमड़ी ने जब से हमारे ऊपर हमला किया, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है कि अब हम बाहर जाएं। शौचालय बनवाने में कम से कम 11 से 12 हजार रुपए का खर्च आएगा। कहाँ से लेकर आऊं इतना पैसा, और वो भी एक शौचालय बनवाने के लिए? बाबा, जरूरी नहीं है कि आप 10-12 हजार लगाएं और तभी हमारे घर में शौचालय बने। हम खुद भी मिलकर एक शौचालय बना सकते हैं, पर आप हामी तो भरो। राम भरोसे गुस्से में गमछा अपने कंधे पर डालकर घर से निकल जाता है। शिवानी की मां माथा पकड़कर बैठ जाती है। राम भरोसे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और शिवानी और हिमानी ने भी जिद ठान ली थी, या तो शौचालय घर में बनेगा वरना मर जाएंगे हम लोग, पर शौच के लिए बाहर नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा ही समय बीता था कि राम भरोसे घबराया हुआ घर आता है। क्या हुआ? अभी तो आप बड़े गुस्से में घर से निकले थे, फिर अचानक इस तरह परेशान हालत में कैसे वापस आ गए? अरे तो उसको जानती है, जगन को? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? अरे बस पूछ मत। आज उसकी 10 साल की बेटी सुबह सुबह शौच के लिए खेतों में गई थी, तभी लोमड़ी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसकी माँ ने बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन लोमड़ी उस बच्ची के हाथ का मांस नोच कर खा गई। अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है बच्ची की। पहले तो कभी लोमड़ी इस गांव में नहीं आती थी, ये लोमड़ी कहाँ से आ गई? मैंने सोच लिया है, मेरी बेटिया भी बाहर नहीं जाएगी। मैं आज खुद उनके लिए घर में शौचालय बनाऊंगा। हाय हाय, ये तू क्या कह रहा है? जिस घर में हम रहते हैं, खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, उसी घर में हम शौच करने के लिए भी बैठ जाए। राम 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 राम, घोर कलयुग है ये तो। भगवान क्या कहेगा? इसी घर में मेरी पूजा करते हो और यहीं पर ही ये सब चल रहा है। माँ, तेरी बात अपनी जगह सही है, लेकिन उस बच्ची की हालत देखने के बाद मैं तो बुरी तरह घबरा गया हूँ। अगर हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हो गया तो कल को कोई इनसे शादी भी नहीं करेगा।
नहीं नहीं राम भरोसे, अगर ये सब हुआ तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। घर में बड़ा ही गहमा गहमी का माहौल हुआ पड़ा था। तभी रात को अचानक दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनके पेट में तेज दर्द होता है। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए उठती है, रास्ते में रखी हुई बाल्टी से टकरा जाती है और गिर जाती है और उनके घुटनों पर चोट आ जाती है। तभी राम भरोसे अपनी माँ को गोद में उठाकर पड़ोस के यहाँ लेकर जाता है। पड़ोसी उसकी परेशानी समझता है और दादी को शौचालय इस्तेमाल करने देता है। सुबह सुबह फिर दादी आंगन में चारपाई पर बैठी हुई अपने घुटनों की चोट को देख रही थी। तभी पता नहीं उन्हें क्या होता है और वो राम भरोसे को आवाज लगाती हैं। राम भरोसे। क्या हुआ माँ? अब भी पेट में दर्द है क्या? नहीं नहीं, अब तो मेरी तबीयत ठीक है, बस ये मुँहे घुटने छिल गए हैं। अब कई दिन परेशान ही रहूंगी। कोई नहीं माँ, मैं हूं ना, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। राम भरोसे, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने काफी समय से जमा किए हुए हैं। मुझे पता है पूरे नहीं पड़ेंगे, पर तू आज ही घर में शौचालय बनवा दे। बाकी के पैसे थोड़े थोड़े करके दे देंगे। आज मुझे समझ में आ गया कि शौचालय होना कितना जरूरी है। दादी के मुंह से ये बात सुनकर ही हिमानी और शिवानी तो भागकर अपनी दादी के गले लग जाती हैं। दादी किसी ने सच ही कहा है, जब तक अपने ऊपर ना बीते किसी का दर्द समझ नहीं आता। पर तूने बहुत सही फैसला किया है दादी। ये बात बोलकर आपने आज साबित कर दिया कि घर के बड़े घर के बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। राम भरोसे जल्दी से एक मिस्त्री को बुला लाता है और शौचालय का सामान भी ले आता है। मिस्त्री शाम तक ही शौचालय बनाकर तैयार कर देता है। ये देखकर दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अगले दिन सुबह बगैर किसी दिक्कत के घर के शौचालय को इस्तेमाल किया जाता है। दादी भी शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद, आज जिंदगी में पहली बार शौचालय जाने पर घबराहट नहीं हुई, वरना मुआ इधर उधर ही नजर रहती थी कि कोई देख तो नहीं रहा। काश ये अकल मुझे पहले आ जाती। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और हिमानी और शिवानी अपनी दादी के गले लग जाती हैं।